वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीएस सेकंड ईयर 2022 के नवीनतम परीक्षा जो है पैटर्न के हिसाब से नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग और नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र अर्थात एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन जो कि एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र को ही कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और न्यू मॉडल पेपर होगा आपका 2022-23 की परीक्षाओं के लिए। 2021 में जो परीक्षा भी हो रही हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग जो है 2021, 22, 23 सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनका एग्जाम है वो तो लाइक करेंगे और बाकी जिनका आने वाला है वो भी लाइक करके आप भी जो है इसलिए प्रेरित करें ताकि आपको शिक्षा शास्त्र का चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही आपको दे दिया जाए। तो शिक्षा शास्त्र की चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए इस चैनल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि मॉडल पेपर मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है। एक मसौदा, एक प्रकार से खाका है, अर्थात पेपर में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको पहले से ही आपको बता दिया जाएगा। तो कौन कौन से प्रश्न आने हैं इनको लेकर के हमने यहाँ पर बड़ा मंथन किया, बड़ा विचार किया, उसके बाद में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए बात करते हैं। तो पेपर 1, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेपर 1 का आपके नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या नाम है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान नाम है। और जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से किस प्रकार से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो कि एग्जाम्स में लगातार बन रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जो कि बहुत सारे जो है लगातार अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों में कहीं ना कहीं पे पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी जो है मर्ज करने का प्रयास इस मॉडल पेपर में रहा है। अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर इस वीडियो को कर देते हो, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो मैं जो है आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पर बिल्कुल आसानी से चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा लगभग। और जब चैप्टर वाइज वीडियो आप जो है लगभग देखेंगे, एक आध दो वीडियो आप देख लीजिएगा जब, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाई होती है शुक्ला डी पॉइंट पर। अभी आप देख लीजिए जा करके, सोशियोलॉजी और इन सभी की वीडियो आपकी अपलोड हो रही हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो चुकी है एक आध दो चैप्टर की, तो उनको आप देखिए। अगर आपके चैप्टर वीडियो हैं तो आपको अगर पता होगा तो आपको पता कि आप जानते होंगे शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर कैसे पढ़ाई होती है। तो बिल्कुल आप विश्वसनीय तरीके से पढ़ाई होती है और आपके अंततः जब आपकी परीक्षा होती तो भी आपको मॉडल पेपर देने का प्रयास, आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस समाहित करने का प्रयास किया था। एक वीडियो के लगभग 1-2 घंटे की वीडियो होती है, उसी में पूरा का पूरा सिलेबस बता देते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या है, पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आपको समझा दिया जाता है। तो आप परेशान मत होइए, रिवीजन वीडियो भी आपके सामने दे दिया जाएगा। अब यह वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद है कि आपको प्रश्नों से अवगत करवाया जाए, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, किस प्रकार से लघु उत्तरीय, किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको किस प्रकार से पैटर्न होता है, कैसे नंबर मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इसको बताने के लिए आपको यह बता दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है? ये 1 है। और इसी प्रकार से अगर आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिया तो निश्चित तौर पर ये जो है इसका 2 आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से मैं लगभग 5 वीडियो आपको दूंगा। पेपर 1 की 5 वीडियो, पेपर 2 की जो है 5 वीडियो, तो 10 वीडियो हो जाएगी जो कि केवल और केवल क्वेश्चंस की होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उस क्वेश्चंस को आप हल करिएगा घर पे बैठ करके। और निश्चित तौर पर बता दे रहा हूँ, अगर आपने हल कर लिया तो आपको जो है भारत की क्या बात करूँ, आपके कॉलेज या फिर आपके जो है जितने भी इर्द गिर्द के अर्थात जो शुक्ला डी पॉइंट के छात्र छात्रा होंगे उनके इर्द गिर्द कोई मर्राएगा नहीं और दूसरी छात्र छात्रा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए और अब की आपको टॉप करना है एग्जाम्स में। ठीक है, आपको टॉप करना है और आप लोग जो है निश्चित तौर पर टॉप करेंगे, यही उम्मीद है। आइए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। यहाँ पर देखेंगे बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र। क्या? बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर क्या है? सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर क्या है? नोट सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने। सभी जो खंड 3 खंड में पेपर बटा हुआ होता है। अब खंड आ, बा और सात, आ से लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक खंड के जो नोट निर्देश होते हैं अर्थात इंस्ट्रक्शन जो होता है वह उस नोट के तुरंत बाद दिया होता है कि उस प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं, उस खंड में जो प्रश्न दिए गए, उन खंड के में दिए गए जो प्रश्न हैं उनको कैसे हल करना है, किस प्रकार से हल करना है, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। आप बात ध्यान रखेंगे।
जाएंगे। इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और जो है आपको लगभग 50 नंबर के आसपास जो है 50 नंबर आपको 10 नंबर का एक प्रश्न होता है लघु उत्तरीय का और 15 नंबर का प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय का। दीर्घ उत्तरीय 2 पूछा था इसलिए 30 नंबर वहाँ से हो जाएगा और 10 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा लघु उत्तरीय तो 50 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो 50, 20, 70 और 30 100 नंबर का आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा पूर्णांक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से पैटर्न है। 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय से और 2 प्रश्न आप 5 दिए होंगे लेकिन 2 आपको करने होंगे दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं खंड आ। खंड आ से कैसे प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने सबसे पहले जो है जो पेपर का नाम है, पेपर का नाम क्या है आपकी? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में विधिवत जानकारी होनी चाहिए। अब जल्द ही मैं शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर दूंगा और शिक्षा मनोविज्ञान का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, उसको विधिवत रूप से समझा दूंगा। और आप मतलब निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न एग्जाम से नहीं छूटेगा, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, किसी भी टाइप की आपकी परीक्षा हो तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आपको बताने के लिए आपको यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से में लगातार प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और जितने भी प्रश्न हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी प्रश्न हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इस प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे। ठीक, तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को भी एक प्रकार से नहीं अच्छा लग रहा होगा। तो आइए बात कर लेते। दूसरा प्रश्न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको हमको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की 4 परिभाषाएं दीजिए। अब 4 परिभाषाएं कैसे? 4 विद्वानों के अनुसार आपको परिभाषाएं देनी पड़ेगी शिक्षा मनोविज्ञान की, और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको दूंगा तो 4 या 5 तरीके की जो है आपको परिभाषा दे दूंगा, जो भी आपको सहज लगे उसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब 4 परिभाषाएं पूछी गई हैं तो आप 3 परिभाषा आप मान लेते, 3 ही परिभाषा मान लेते हैं, आपको याद है 3 परिभाषा जो है आप विद्वानों के अनुसार दे दीजिएगा कि फलाने के अनुसार कि लोगों ने क्या बताया। उसके बाद में आप जो है एक परिभाषा अपने हिसाब से बता सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर एक परिभाषा मैं अपने खुद भी दे सकता हूँ और उसको आप लिखेंगे जो कि निम्नवत हैं, आप उसमें अपनी परिभाषा लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा? इससे अलग प्रभाव पड़ता है आपका, क्योंकि जो है एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा रटने वाला तोता नहीं है, रट्टू तोता नहीं बच्चा, और बच्चे के अंदर क्या है? समझने की क्षमता है, अर्थात जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग पावर को दिखाने के लिए जब भी आपसे एग्जाम से प्रश्न किसी चीज़ की परिभाषा वगैरह पूछी जाए या अर्थ पूछा जाए तो उसमें अर्थ पहले विद्वानों के अनुसार बताएं, उसके बाद में जब 2-3 विद्वानों के अर्थ या परिभाषा को बता दें उसके बाद में एक अपनी परिभाषा बनाएं कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है या उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर या उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बस उस चीज़ की परिभाषा आप अपने हिसाब से बनाइए और जो परिभाषा बनाइए जो 3-4 विद्वानों ने दिया है उनके हिसाब से आप बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चले तो हमने आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं तो उसको आप अपने हिसाब से भी देने का प्रयास करें। तो जब भी आपसे कोई चीज़ आप मान लेते पूछा जा रहा कि आप क्या समझते हैं इससे, तो आप अपने हिसाब से ज़रूर बताएं उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की 4 परिभाषाएं हो गई आपकी। नेक्स्ट क्या है? जो है शिक्षक के लिए, शिक्षक माने क्या होता है? टीचर। तो एक टीचर के लिए जो मनोविज्ञान होता है किस प्रकार से उपयोगी होता है, यह लगातार प्रश्न पूछा था। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसको लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन फिर से मैं इसको बोर्ड पर आसानी से पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ताकि आपको सारी बातें हूबहू समझ में आ जाए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। बुद्धि की परिभाषा दीजिए, इसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बुद्धि की परिभाषा को लेकर के एग्जाम में प्रश्न लगातार बनते हैं और इसको हमने वीडियो के माध्यम से बता भी रखा है, अगर आपने देखा नहीं तो उसको देख लीजिएगा और फिर से मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या? अधिगम की विशेषताएं बताइए। अधिगम क्या है? इसकी विशेषताओं को बताने के लिए प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम माने होता है लर्निंग। अधिगम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लर्निंग, अर्थात सीखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभिप्रेरण क्या होता है? अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पेपर दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा होगा अधिगम की विशेषताएं बताइए, तो वहाँ पर आपको लिखेगा कि जो है व्हाट डू मीन बाई, या फिर आपसे पूछेगा मतलब विशेषताएं बताइए, मतलब क्या होगा? जो है आपसे पूछेगा कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, अधिगम को लर्निंग। तो जो है एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आपसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा।
तो आप इसके नीचे, तो आप हिंदी में चाहे आप समझने योग्य हो तो हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में समझने के लिए आप जो है एबल हों तो आप हिंदी में उसको समझें। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसको जो है समझते हैं। ठीक, पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अर्थात बाइलिंगुअल दिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर हिंदी में ही रखा है क्योंकि हिंदी मुझे ज़्यादा समझ में आती है और हिंदी में मैं आपको समझाने में ज़्यादा सफल हो सकता हूँ इंग्लिश की अपेक्षा। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है, अभिप्रेरण का क्या अर्थ होता है? अभिप्रेरण मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, इसकी विशेषता बताइए। सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई मुद्दा आपका बचा नहीं जो पढ़ाया नहीं हो। नेक्स्ट ईयर हमने 2021 के लिए सभी जो चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, लगभग 10-12 चैप्टर आपके हमने पढ़ा दिए हैं शिक्षा शास्त्र के, शिक्षा मनोविज्ञान के। आप देख लीजिएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड पर आपको मैं पढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता हो ही गई आपकी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत के जो विभिन्न प्रकार होते हैं व्यक्तित्व के, तो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी को व्यक्तित्व कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्यक्तित्व के विभिन्न जो प्रकार होते हैं उसको आपको बताने के लिए एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। और नेक्स्ट क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे जो प्रश्न आपके जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जैसे 2020 हो गया, इन सभी के पेपर या 2021 में जो प्रश्न बने हैं, तो मतलब वो जो पेपर है, पेपर को ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, तो उस पेपर को भी देख लीजिएगा। जो पेपर हमने अपलोड किया है वो पेपर जो 2021 में हुए हैं और 2020 में हुए हैं, उस पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा। वो पेपर अपलोडेड है ऑलरेडी हमारे चैनल पर। ठीक है, उसको देख करके भी आप प्रश्नों का अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, 12 नंबर खंड आपका आ गया। अब बा खंड से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसको देख लेते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर सबसे पहले नोट पढ़ें, अर्थ इंस्ट्रक्शन पढ़ें, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए आपका, 200 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो पहला प्रश्न क्या है लघु उत्तरीय का, कि शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखिए, शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व, अब एक महत्व तो एक शिक्षक के लिए हो गया, एक शिक्षक के लिए महत्व होता है एक। ठीक है, और दूसरा क्या, बालक के लिए भी महत्व होता है, बालक के लिए भी महत्व होता है शिक्षक का। और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के जगत में शिक्षा को आगे बढ़ाने में मनोविज्ञान की एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मैं विस्तार से इस पर चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको, तो परेशान मत होइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका नेचर कैसा, अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड व्हाट डू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, तो आप इससे क्या समझते हो शिक्षा मनोविज्ञान से, ये आप बताएं। एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बनता है। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्स में लगातार देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं उसकी प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। देखिए आप कैसे प्रश्न, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्रश्न, लगभग 60% प्रश्न जो होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर वाले से केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान से ही पूछे जाते हैं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से पूछने का मतलब ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, उसका अर्थ, उसका संबंध, उसका महत्व, इसी से पूछे जाते हैं प्रश्न। उसके बाद में बाकी बुद्धि और जो है व्यक्तित्व या फिर व्यक्तिगत भिन्नता, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, मतलब परिभाषित कीजिए उसको। शिक्षा मनोविज्ञान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आपको बताने का प्रयास यह करूँगा कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि परिभाषित कीजिए, तो एक बात यहाँ पर ये देखिएगा कि परिभाषा यहाँ पर पूछी गई। दूसरी बात क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान को किसी एक विधि के बारे में बताओ। मतलब क्वेश्चन के लगभग 2 भाग हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा का अर्थ अलग बता देना है, मनोविज्ञान का अर्थ अलग बता देना है। उसके बाद में शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ संयुक्त रूप से बताते हुए शिक्षा मनोविज्ञान की जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उसको विद्वानों की परिभाषाओं के माध्यम से अगर कम से कम आपको 2 परिभाषा याद होनी चाहिए, तो 2 परिभाषा आप देखिएगा नीचे, और 2 परिभाषाओं लिखने के बाद में आप लिखेंगे उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि हम इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको लिखिएगा। उसके बाद में यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन का एक जो है भाग कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा भाग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान को किसी एक विधि, शिक्षा मनोविज्ञान की कई विधियां, उनमें से आप 2-3-4 विधियों के बारे में जो है लिख दीजिएगा। मतलब 2-4-3, मतलब आप लिखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्यतः इतनी विधियां हैं, उनमें से चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक विधि का वर्णन करें, उनमें से मैं किसी, मतलब जो भी विधि आपको पता हो अच्छे तरीके से, उस विधि को उठाइए, उसको हेडिंग डालिए। ठीक है, उसको अंग्रेजी में भी हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, इससे नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत ज़्यादा अनुभव इसके मामले में देखा है, और एग्जामिनर से, मतलब कि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हमने बात की, 1-2 लोग संपर्क में हैं।
तो वो लोग बताते हैं कि जो है कॉपी चेक करते समय वो लोग क्या ध्यान देते हैं कि जो हेडिंग है वो आपकी कैसी है। और हेडिंग के साथ साथ कुछ विद्वान जो होते हैं, कुछ जो विचारक मतलब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो यह भी देखते हैं कि आपने कितने पेज में लिखा, उत्तर को आपने जो है जो सेटिस्फेक्शन है प्राप्त है कि नहीं प्राप्त। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि उत्तर में जो मतलब प्रश्न में जो पूछा गया है उन समस्त तथ्यों को आप बता रहे हो अपने क्वेश्चन में कि नहीं बता रहे हो। एक आध दो पेज आगे पीछे का 2-3 पेज पढ़ते हैं, बाकी पूरा नहीं पढ़ते आप। या बात है, ये बात बहुत मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, तो ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप रणनीति से पढ़ने जाए। मतलब कि आगे के जो 2 पेज हों, 2-3 पेज हों, उनको सही से खूब बढ़िया से लिखो। मतलब जो आपको प्रश्न ज़्यादा पता हो अच्छे तरीके से उसको पहले लिखो, और जो और ज़्यादा पता मतलब कि जो और ज़्यादा पता हो उसको लास्ट में लिखो। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, वो ज़्यादा गौर से देखेगा। तो शुरुआत और लास्ट ज़्यादा गौर से देखा जाता है, बाकी बीच वाला उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसी पहले पन्ने से ही पता लग जाता है व्यक्ति का, अर्थात फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास करें आप सभी लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की जो है प्रयोगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में आप देखिए, वही प्रश्न फिर घुमा दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो मुख्य विधियाँ हैं, उन मुख्य विधियों की सबसे पहले आप लिखेंगे कि मुख्य विधियाँ क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ जो हैं उनको लिखिएगा, मैं पढ़ा दूंगा आपको। और उसके बाद में जो जो इसमें प्रयोगात्मक विधि है कि प्रयोग करके आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो मतलब जैसे कि आपने प्रयोगात्मक विधि समझते हैं ना, जैसे कि आप कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपने प्रयोग किया, आपने रसायन शास्त्र में बहुत प्रयोगात्मक चीज़ें दे, प्रैक्टिकल जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिकल, तो वही चीज़ें होती हैं, ठीक। आप समझाऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए। अब मैं इसको बता दूंगा आपको आने वाले समय में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगर ये आप प्रश्न मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो दूसरा प्रश्न आप इसके स्थान पर कर सकते हैं, अथवा करके दिया जाता है। देखिए इसको अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, अधिगम को लेकर के। अधिगम क्या है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये आपको पढ़ना है। हालांकि एग्जाम से लगातार ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह सीखने को लेकर के, सीखने से संबंधित है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। आगे है 5वां नंबर प्रश्न है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, इसे किस प्रकार मापा जाता है। बुद्धि को मापने के जो तमाम सारे जो प्रयोग किए गए हैं, बुद्धि यानी आईक्यू जो मापा जाता है, आईक्यू जो कहते हैं आप, इंटेलिजेंट कोशेंट जो होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, तो आईक्यू नापने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न मान लेते हैं आपको नहीं पता, दूसरा प्रश्न बता सकते हो, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न बढ़िया है आपका, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम से पूछा भी जाता है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न लगभग 2016 शायद और 17 में भी पूछा गया है, ठीक। और 19 में भी यह प्रश्न आप देख सकते हैं व्यक्तित्व को लेकर के। बुद्धि आपका जो है 2018 का प्रश्न है ये, ठीक। 18 और जो है आप यहाँ पर आप अगर मैं बताना चाहूँ तो 2019 में ही पूछा गया बुद्धि को लेकर के प्रश्न, तो मतलब हर वर्ष पूछा आता है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 6वां नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न लगातार एग्जाम से नहीं बनता है, लेकिन एक आध दो बार बना है, ठीक। यह बात ध्यान रखेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और दोनों में क्या अंतर होता है। दो क्वेश्चन के जो है अर्थ हैं, तो एक सबसे पहले आप उससे क्या समझते हैं आप इसको बताएं, और दोनों में क्या अंतर है सबसे पहले इसको बताएं। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद में क्या डालेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में हेडिंग क्या डालेंगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, उसके बारे में आप बताएंगे अपने विचार। उसके बाद में दोनों के बीच में अंतर आप हेडिंग डालेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर। अब आप उसमें हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डाल करके उसके अंतर को चाहे 1-2 पॉइंट में लिखें, 1 2 3 4। वैसे अंतर लिखने के लिए आपको जो है चार्ट नहीं बनाना होता, आप अंतर डालने के लिए आप पॉइंटर लिख सकते हैं कि 1 नंबर अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, इस प्रकार से लगभग 5 अंतर का अगर आप लिख देंगे तो क्वेश्चन संतुष्ट हो जाएगा, मतलब प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगर मान लेते ये नहीं पता, आप झमेले में नहीं पढ़ना चाहते अंतर वगैरह के, तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इसको आप बता दीजिए, उससे आप क्या समझते हैं इसको आप बताएं। और जब भी एग्जाम से प्रश्न आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब ये होता है। और बीए में अधिकतर प्रश्न जो
जो है यही पूछा जाता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हाँ, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में क्या है उस पहलू के बारे में, उस मुद्दे के बारे में, जो मुद्दा उसको वो पढ़ रहा है उसके बारे में वह क्या जो है सोच रहा है। तो आप लगभग उतने समय में दार्शनिक हो जाते हैं। ठीक, जब आप पेपर दे रहे हैं या फिर बीए में पढ़ रहे हैं तो लगभग आपकी दार्शनिक अवस्था वही है, वैचारिक अवस्था वही है। ठीक, तो मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में अभिभावकों की भूमिका जो होती है, अभिभावक मतलब क्या होता है? जो घर के आपके होते हैं, वो बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको उसके विकास में जो है अभिभावकों की क्या भूमिका होती है, ये पूछा गया है। बड़ी अच्छी भूमिका होती है, किसी दिन समझा देंगे। क्योंकि बालक की जो है शुरुआती जो टीचर होती है उसकी माता होती है, तो मानसिक स्वास्थ्य पर उसका एक प्रकार से गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं, अगला जो है आपका खंड सा। खंड सा में आप जो है सबसे पहले क्या देखेंगे? खंड सा में आप क्या देखेंगे भाई? खंड सा में आप देखिएगा नोट जो लिखा गया है जो है इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले पढ़ लीजिए। खंड सा का इंस्ट्रक्शन है कि किसी मतलब किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में देना है? 5 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर हम जो है विधिवत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो आपको 5 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। 5 में से केवल और केवल 2 प्रश्न आपको छांट लेना जो कि आपको अच्छे तरीके से पता हो, और 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, मतलब ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, अर्थात जो है दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, अर्थात जो विस्तृत उत्तरीय का पहला प्रश्न। थॉर्नडाइक एक व्यक्ति हैं, थॉर्नडाइक शिक्षा शास्त्री हैं और मनोविज्ञान से भी रिलेशन रखता है इनका। तो मनोवैज्ञानिक शास्त्र मतलब मनोविज्ञान शास्त्री हैं कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है, इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं कि कोई सीख रहा है या फिर सीखने के जो नियम होते हैं, कई जो है कई नियम होते हैं सीखने के, उनमें जो थॉर्नडाइक महोदय ने बताया नियम, उस नियम के बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, मतलब पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के सीखने का, चूँकि फेमस है थॉर्नडाइक व्यक्ति जो है, थॉर्नडाइक जो है वो फेमस व्यक्ति हैं और इसीलिए इनका सिद्धांत भी कहीं ना कहीं पे फेमस है। तो एग्जाम से में लगातार इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। और उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट करना है, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, तो उस उदाहरण को भी आपको देखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्या समायोजन से आप क्या समझते हैं, या समायोजन से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब एक ही बातें हैं। व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। अगला प्रश्न क्या है? समायोजन मतलब क्या होता है? अपने आप को एडजस्टमेंट जिसको आप कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपको जो है बताना है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो आप मतलब प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसके बारे में क्या परिभाषा दे सकते हैं? आप किस हिसाब से उसको डिनोट मतलब कि उसके बारे में आपकी विचारधारा क्या है? आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप ही अपनी परिभाषा दें। आप पहले 2-3-4 विद्वानों की परिभाषा दीजिए। उसके हिसाब से कहें कि ये 2-3 विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हमारे अंदर यह शैली डेवलप होती है कि हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, तो आप आसानी से उसमें परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते, कौन है प्रतिभाशाली बालक को से आप क्या समझते हैं, और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए या फिर शिक्षा हेतु आप क्या क्या प्रावधान करना चाहेंगे? अगर आप मान लेते हैं आपको ऐसा मौका मिले कि आप प्रतिभाशाली बालक आपके मतलब आप किसी ऐसे बालक को पढ़ा रहे हो जो प्रतिभाशाली हो, मतलब जिसके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रावधान करेंगे एक्स्ट्रा रूप से, कि उसके लिए अलग से कक्षा लगाएंगे या फिर उसको कम पढ़ाएंगे या फिर उसको उसके लिए और व्यवस्था करेंगे, आगे उन्नत किस्म की चीज़ें लाएंगे, तो क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आप सबसे आपके ऊपर डिपेंड का मतलब ये है कि आप पढ़ें पहले उसके बारे में, और पढ़ने के बाद में फिर आपके विचार क्या हैं, क्या जो बातें लिखी हैं पुस्तक में वही सही नहीं होती हैं, जो आपके विचार हैं। तो विचार, चूँकि विचार ही सब दिए गए हैं, मनोविज्ञान और सब क्या है, ये सब विचारिक चीज़ें ही हैं। मनोविकार कहीं ना कहीं पे आप पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें जो है जो विचार होते हैं, तो आपके भी विचार इंपॉर्टेंट होते हैं, चूँकि आप भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो इसीलिए पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आप जो है विद्वानों ने दिया है उन विद्वानों से अच्छा विचार दे दें। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब क्या होता है? जो है सृजन करने की जो क्षमता होती है वो इसी को सृजनात्मकता कहते हैं। तो सृजनात्मकता का अर्थ बताइए। सृजनात्मकता बुद्धि से किस प्रकार भिन्न होता है? सृजनात्मकता जो होता है और बुद्धि, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो सृजनात्मकता और बुद्धि में अंतर बताना। सबसे पहले आप सृजनात्मकता की परिभाषा देनी है, उसके बाद में सृजनात्मकता और बुद्धि की परिभाषा देते हुए आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर बताना। तो आपको परिभाषा केवल इसकी बतानी है,
है, अर्थ केवल इसका बताना है। उसके बाद में अंतर आपको सृजनात्मकता बुद्धि से के बीच में बताते हुए यह सिद्ध कर देना है कि जो है सृजनात्मकता अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। ओके। और दूसरा जो चैप्टर मतलब दूसरा जो वीडियो इसके बाद में आने वाला है आपका पेपर 2 का, और जो है वो शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जो है पेपर का नाम क्या है भाई? द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है आपके? शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। क्या पेपर 2 का आपके नाम क्या है? शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा शैक्षिक विचार और क्या शैक्षिक व्यवहार, ये पेपर जो है 2 का नाम है, इसको हम देख लेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से थंबनेल होगा आपके पेपर 2 का। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे पेपर 2 आपका लिखा हुआ होगा। आप भ्रमित मत होइएगा कि हाँ पेपर 1 जो है इसी प्रकार से थंबनेल था, पेपर ये यहाँ पर देखेंगे 1 लिखा है, तो इस 1 का मतलब क्या है? पेपर 2 का 1 पहला वीडियो है ये। ठीक, तो पेपर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।